हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस क्लास में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर था साइंस का उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन ऊपर रहता है कौन नीचे रहता है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो सबसे ऊपर पोटेशियम था, फिर सोडियम था। इस तरह से आगे चलते चलते लास्ट में एकदम इनर्ट टाइप क्या बचते हैं, सिल्वर और ये गोल्ड बचते हैं। तो भैया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलकर के हमेशा ही आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। एक मेटल ले लेते हैं, सपोज करते हैं सोडियम ले लेते हैं। इसकी वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है, हमको अगर ठीक से याद हो। एक नॉन मेटल लेते हैं क्लोरीन गैस, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1। अब भैया देखो, ये दोनों आपस में मिल करके एक दूसरे को ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं, है ना। ऑक्टेट वगैरह कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा था कि क्या है, कि अपनी आउटर ऑर्बिट में इनको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं तब ये स्टेबल होते हैं। तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था बाहर यहाँ पे, क्योंकि 281 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 8 1। पहली वाली में 2, फिर दूसरी वाली में 8, फिर लास्ट वाली में 1। और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का होता है 17, है ना। तो इसका क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। भैया अगर ये इसको एक इसको दे दे तो ये 8 हो जाएगा, और ये यहाँ से गायब होकर के इसके भी आउटर वाले ऑर्बिट में सिर्फ 8 रह जाएंगे, इसके भी आउटर वाले ऑर्बिट में 8 बन जाएंगे। दोनों का काम बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं और बना लेते हैं NaCl, ठीक है। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होकर के एक कंपाउंड बनता है तो हम उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, एक आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम MgCl2 भी देख सकते हैं। ये भी क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की, तो वो ना सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल में आपको हम अगर हम NaCl जो कि नॉर्मल ऑर्डिनरी सॉल्ट होता है ना, नमक जो कि आपके किचन में होता है, उसको देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। आमतौर पे ये जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होने का मतलब क्या है कि अगर आप इनको हिट करोगे तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, जैसे कांच का टुकड़ा नहीं टूट जाता है गिरने पर, वैसे ये टूट जाएंगे। तो ये ब्रिटल भी होते हैं, सॉलिड हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। क्यों, क्योंकि भैया इनके बीच जो एटम्स है ना, उनका अट्रैक्शन फोर्स हाई रहता है भाई, काफी हाई रहता है। तो इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई हो जाता है इनका। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अदर टाइप ऑफ जो सॉल्वेंट्स हैं, जैसे केरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब में इनका घुलना बड़ा ही मुश्किल होता है। आमतौर पे ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी की अगर कंडक्ट करने की बात करें तो सॉलिड स्टेट में अगर हम बात करें, जैसे कि आपने नमक लिया, ठीक है, नमक लिया, और उसमें अगर आप यहाँ पे बिजली का तार लगाओ और दूसरी तरफ से आप टच करो, आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर आपने क्या किया, पानी लिया, ठीक है, पानी लिया और उसमें आपने नमक के दाने डाल दिए, ठीक है, नमक सॉल्ट के क्रिस्टल्स डाल दिए, ये आयनिक कंपाउंड्स के क्रिस्टल डाल दिए। अब इसमें अगर तुम वाटर को टच करोगे ना भाई, तो करंट मारेगा। क्यों, क्योंकि मॉल्टेन स्टेट में इनके पास फ्री आयंस आ जाते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से कंडक्ट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये भी याद रखना। अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स हमारी अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे सी बेड पर भी पाए जाते हैं। तो यहां से इनको माइन करके निकाला जाता है, इसी वजह से इनको मिनरल्स भी कहा जाता है। अब ये मिनरल्स प्योरली मेटल्स नहीं होते हैं ज्यादातर, ये ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओर्स क्या होते हैं, जिसमें कि मेटल है तो लेकिन कंपाउंड फॉर्म में है, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म में है। इसका मतलब है कि इसमें मेटल तो है लेकिन इसके साथ में कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। हमको मतलब किससे, मेटल से।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाई ओर का एक्सट्रैक्शन करते हैं कि ओर जो भी है वो हमको मिल जाए। ठीक है, तो ओर जैसे ही मिल जाता है तो उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं कि भैया हमने क्या कर लिया है, ओर का एक्सट्रैक्शन कर लिया है। अब इनकी अगर हम एक्सट्रैक्शन के बाद की बात करें तो फिर इनरिचमेंट होता है। एनरिचमेंट यानी कि ओर में मेटल का ज्यादा से ज्यादा हम पार्ट बना पाए, उसको एनरिचमेंट कहते हैं, या फिर बहुत सारा ओर इकट्ठा कर पाए। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा ओर होगा उतना ही ज्यादा हम मेटल निकाल पाएंगे। फिर इसके बाद रिफाइनिंग करते हैं कि अगर उसमें कुछ इंप्योरिटीज रह जाती हैं तो उसको हटा करके प्योर मेटल निकाल पाए, वो रिफाइनिंग कहलाता है। तो इधर देखें अगर, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम हो गया, वो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये काफी रिएक्टिव मेटल है। तो इनका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर ही ये मेटल्स मिल जाते हैं। ठीक है, जितना हाईली रिएक्टिव मेटल होगा उतना ही आसान होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना या फिर उसको निकाल पाना ओर से। जबकि जितना ज्यादा यहाँ पे अगर हम इनर्ट की बात करें तो भैया ये तो ओर बनाते ही नहीं है। ठीक है, ये तो ओर बनाते ही नहीं है, ये तो फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं। यानी कि हम ओर की बात करते हैं ना तो कंपाउंड फॉर्म में होते थे। सिल्वर और गोल्ड ये नेटिव स्टेट में ही पाए जाते हैं, यानी कि सीधे सीधे मेटल के फॉर्म में ही पा जाते हैं, मिल जाते हैं। आपने शायद मूवीज देखी होंगी, मूवीज में जहां पर ये रिवर बह रही है, रिवर से यहाँ पे कुछ लेबरर्स होते हैं, वो गोल्ड निकाल रहे होते हैं, है ना। तो गोल्ड निकाल करके वहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि भैया ये गोल्ड, ये जो गोल्ड है और जो सिल्वर है ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। जबकि ये जो बीच वाले हैं ना, इनको निकालने में थोड़ा सा लगती है मेहनत। मेहनत कैसे, अब यहां पर देखो, ये हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका आप सिर्फ मॉल्टेन ओर ले लो, यानी कि जो ओर मिला है आपको उसको पिघला लो और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा दो, अपने आप प्योर मेटल मिल जाता है आपको, कोई खास दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एनरिचमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि एनरिचमेंट में ना बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, सैंड हो गया, सॉइल हो गया, सैंड हो गया। इन इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये गैंग तो हमको चाहिए नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, हमको क्या चाहिए, मेटल चाहिए केवल। तो मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको हटाना है। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं इन गैंग को हटाने के लिए। जिस तरह का मेटल होगा, जिस तरह की उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उस तरह से उसको गैंग को हटा लिया जाता है। किसी किसी को धुल करके साफ करके यहाँ पे कर लिया, किसी को केमिकली रिएक्ट करवाते हैं, तो अलग अलग तरह से यहाँ पे गैंग हटाया जाता है। हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात कर रहे थे, तो उनका सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो मॉल्टेन ओर पे, तो वहां पे आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इनकी अगर हम बात करें तो भैया इनके दो तरीके हैं। ये या तो कार्बोनेट ओर्स पाए जाएंगे या फिर सल्फाइड ओर्स पाए जाएंगे। अगर कार्बोनेट ओर है तो उनका कैल्सिनेशन करवा दो आप, कैल्सिनेशन। ठीक है, तो आपको ऑक्साइड मिल जाएगा। या फिर अगर सल्फाइड ओर है तो आप उनकी रोस्टिंग कर दो, यानी कि उनको थोड़ा सा गर्म कर दो। ठीक है, भूंज दो, हैं, फ्राई कर दो, तो ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि Fe2O3 आयरन है अगर, तो Fe2O3 मिल जाएगा सपोज करो, तो ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया। फिर इसके बाद इसका आप क्या करो, रिडक्शन करवा दो। रिडक्शन यानी कि ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना, इसको हटा दो आप, यही तो रिडक्शन होता है, या तो ऑक्सीजन हट जाना या फिर हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। तो हम यहाँ पे ऑक्साइड से इसका रिडक्शन करवा देते हैं, फिर रिडक्शन के बाद आपको यहाँ पे प्योर मेटल मिल जाता है। सिंपल सी चीज है भाई। लो रिएक्टिव मेटल्स तो भैया ये सल्फाइड ओर्स होते हैं आमतौर पे, इनकी रोस्टिंग कर दो, मेटल मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आपको यहाँ पे रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती है।
कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है अगर। तो लो रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करते हैं। लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं कि बहुत ही अनरिएक्टिव है। ये अगर ऑक्साइड है इनके, ठीक है, अगर ऑक्साइड फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हीट कर दो, काफी है। जब भी इसको हीट किया जाएगा, जैसे कि यहां पे हम मरकरी की बात करते हैं भाई, मरकरी एक मेटल है Hg जिसका सिंबल है ना। इसका जो ओर है इसका नाम है सिनेबार, ठीक। और ये जो सिनेबार है इसका फॉर्मूला होता है HgS, HgS नहीं, हाँ HgS होता है, ठीक है। इसको आप क्या करो, हीट कर दो। आपने इसको क्या किया, हीट किया। हीट करते ही ये पहले बदल जाएगा HgO में, मरकरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। फिर इसके बाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गया, देखो जैसे ही ऑक्साइड मिल गया तो हम उसको क्या करते हैं, इसको और ज्यादा हीट करते हैं। फिर से हीट करो, हीट करने पर क्या मिलेगा, ये जो HgO था ये यहां पर अलग अलग टूट जाएगा Hg प्लस O2 में, O2 गैस निकल जाएगी, Hg अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितने भी लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल हैं उनको हम क्या करते हैं, हीट करते जाओ, वो अपने आप प्योर मेटल छोड़ देते हैं। अब जैसे कि कॉपर की बात करते हैं, ये तो मरकरी हो गया ना। यहां पर देखो लो रिएक्टिविटी सीरीज में और भी तो है, ये Hg भी इधर ही था, ठीक है। कॉपर की बात करो तो भैया कॉपर Cu2s फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में, Cu2s। इसको आप सीधे सीधे हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले ऑक्साइड बनेगा, फिर आपको इसको एक बार और हीट करना है, फिर ये क्या करेगा, Cu प्लस O2 बना लेगा, हमको कॉपर मेटल मिल गया। एक्चुअली में यहां पे लास्ट में O2 नहीं SO2 बनता है, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको Cu2s को यहाँ पे हीट करोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे Cu2O के साथ में SO2 भी बनाता है। अब ये हमने लो रिएक्टिविटी सीरीज वालों की बात कर ली। मिडिल वालों का क्या सीन है भाई, मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स की बात कर लेते हैं। मीडियम रिएक्टिव यानी कि आयरन की बात कर लो आप, जिंक की बात कर लो, लेड, कॉपर, ये सब मीडियम रिएक्टिव में भी आते हैं, वो लो रिएक्टिव में भी आ जाता है कॉपर, ठीक है। ये कोई स्ट्रिक्ट सा डिफरेंशिएशन नहीं है इनमें, तो ये ठीक ठाक रिएक्टिव होते हैं। अब ये सल्फाइड या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में। आपको अगर याद हो, जो कार्बोनेट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कैल्सिनेट कर देते हैं, और जो भी सल्फाइड्स हैं उनको तो हम हमेशा ही रोस्ट ही करते हैं। हमने कॉपर वाले केस में भी देखा था, उसको बस हीट कर दिया था तो ऑक्साइड फॉर्म में बन गया, ऑक्साइड फॉर्म के बाद फिर से हीट कर दिया तो हमको प्योर, इसको कैल्सिनेट कर देंगे कार्बोनेट फॉर्म को तो ये फिर से ऑक्साइड मिल जाएगा। यहां से दोनों से मिलकर के क्या बनेगा, फिर ये ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएगा। ऑक्साइड फॉर्म को फिर से आप क्या करो, हीट कर दो, क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो रोस्टिंग जो हम बोल रहे हैं ना, रोस्टिंग एक्चुअली में क्या है, एक्सेस ऑफ एयर में, अच्छी खासी एयर की प्रेजेंस में हम हीट कर रहे हैं इसको, यानी कि यहां पे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होता है, इसी को हम बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं हीट करते करते, तो इसको रोस्टिंग कहते हैं।
जो कार्बोनेट ओर्स हैं इनको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, लेकिन लिमिटेड एयर में। कैल्सिनेशन का मतलब क्या है कि भैया इस एयर कैसी है, लिमिट है, लिमिटेड एयर, बट हीटिंग उसी तरह बराबर अच्छी खासी करनी है। ठीक है, हीटिंग स्ट्रांग रहे। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं ZnS ले लेते हैं। ये सल्फाइड फॉर्म है, सल्फाइड फॉर्म है तो इसको क्या करना पड़ेगा भैया, हमें इसको रोस्टिंग करना पड़ेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, हीट करते हैं, क्या बनेगा, ZnO बन जाएगा, है ना, ऑक्साइड फॉर्म में, साथ में SO2 जो निकल जाएगी वो अलग। अब भैया ZnO लिया हमने, हमने फिर से इसको क्या किया, हीट कर दिया। कुछ नहीं करना है, बस हीट करते रहो, आपको लास्ट में Zn और O2 मिल जाएगी। जिंक मेटल हमारा अलग यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस जो है वो अलग निकल जाएगी। अगर यहीं पर जिंक का हम सल्फाइड ओर ना लेकर के जिंक का कार्बोनेट ओर लेते, जिंक कार्बोनेट फॉर्म में भी पाया जाता है, इसको हम क्या करेंगे भैया, एक कार्बोनेट है, इसको सिर्फ और सिर्फ कैल्सिनेट कर दो। ठीक है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, हीट कर दो भैया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और ZnO मिल जाएगा हमको। ZnO को आप क्या करो, फिर हीट कर दो, फिर से हमको मिल जाएगा भाई Zn प्लस CO, ये गैस मिल जाएगी। ठीक है, ZnO जो है यहां पे कार्बन से रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि हमको इसको रिड्यूस करना होता है ना, ये ऑक्सीजन जो मिल गया इसको तो रिड्यूस करना पड़ेगा। यहां पर भी ध्यान देना कि इसको हमको रिड्यूस करना है, तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहां पे काम करता है। ठीक है, ZnO को हम कार्बन से रिएक्ट करवाते हैं, यहां पर भी, यहां पर भी। तो जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको भी हम, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो मेटल के साथ में जो ऑक्सीजन है ना उसको रिएक्ट यहाँ पर अपने साथ डिस्प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर ऑक्साइड बना लेंगे। आप चाहो तो उनको भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड जो होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा दो, एल्यूमिनियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये क्या बना लेता है, हमको यहाँ पर मिल जाता है नीचे मैंगनीज मेटल, ये Mn मैंगनीज होता है, मैग्नीशियम अलग होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर Al2O3 मिल जाए और साथ में बहुत सारी हीट निकल आती है, इस बारे में ध्यान देना है। इतना हो गया, तो ये समझ लो कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, ये वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम को यूज किया ना, ये, या फिर हमने यहाँ पे कार्बन को यूज किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, अच्छी खासी हीट छोड़ती हैं। जब ये हीट छोड़ती हैं तो ये मेटल जो होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये जो मैग्नीज हमको मिला है ये लिक्विड फॉर्म में होगा भाई। ठीक है, तो ये इतना अच्छा खासा हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि Fe2O3 ले लो आप, हमने यहाँ पे Fe2O3 ले, जो कि आयरन का एक और है, इसको आप क्या करो, एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करवा दो, तो ये एल्यूमिनियम क्या यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा, है ना, ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, प्योर यहाँ पे आयरन मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में, साथ में Al2O3 सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं कैसी होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं, ध्यान देना है। और इसी रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, ध्यान देना भैया, मैं एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ थर्माइट रिएक्शन क्या होती है।
एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है? जब आप Fe2O3 लेते हो, आपने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया, तो इसने क्या बनाया? Fe लिक्विड फॉर्म में, साथ में Al2O3 बनाया सॉलिड फॉर्म में। ये थर्माइट रिएक्शन कहलाता है। और इसको हम रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। यही थर्माइट रिएक्शन कहलाती है। ये भी हो गया। अब भैया जो टॉप में है रिएक्टिविटी सीरीज में, उनका क्या करना है? वे बहुत रिएक्टिव होती हैं। कुछ नहीं, कार्बन के साथ कार्बन के साथ में आप इनको हीट कर दो, लेकिन जो कार्बन होता है ना, वो इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। सोडियम को, ठीक है, सोडियम को, पोटेशियम को, जो बहुत ही ज्यादा, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को, एल्यूमिनियम को, इनको अगर आप इनकी ऑक्साइड लेते हो सपोज करो, ओके, कार्बन से रिएक्ट करवाओगे, तो ये सोडियम को तो टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कार्बन होता है रिएक्टिविटी सीरीज में इनसे नीचे, है ना। तो इसको तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ये। इसके लिए क्या होता है? तो हम यहां पे क्या करें, सिर्फ और सिर्फ इनके मॉल्टेन क्लोराइड्स ले लें, और उनका मॉल्टेन क्लोराइड्स का क्या करें हम? इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपल सी बात है। हम पहले भी यहां पे इस वाले में देख चुके हैं कि ये देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन ओर कर लेते हैं तो वो सही हो जाता है, मेटल मिल जाता है हमको। इलेक्ट्रोलिसिस में एक होता है कैथोड, एक रॉड होती है जिसको हम कैथोड कहते हैं, और एक होती है जिसको हम एनोड कहते हैं। एनोड पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। तो जो भी मेटल्स हैं, वो मेटल कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये कहां पे चिपक जाएंगे? नेगेटिव वाले कैथोड में, है ना, ये इधर आ जाएंगे। और जो भी क्लोरीन, जैसे कि सपोज करो आपने यहाँ पे मेटल क्लोराइड की बात कर रहे हो ना, मेटल क्लोराइड की बात कर रहे हो, तो मेटल तो इधर चिपक गया। क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होती है, ये चिपक जाएगी किधर? एनोड में। तो हम यहाँ पे कैथोड में चिपकी हुई मेटल को अलग कर लेते हैं, बहुत ही आराम से, सिंपल है एकदम। ये हमारा तीनों का तीनों हो गया, लो रिएक्टिविटी सीरीज, मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज और हाई रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स को कैसे हम निकालते हैं ओर से। अब बारी आती है रिफाइनिंग की। रिफाइनिंग क्या होती है भाई? कि कुछ इंप्योरिटीज रह जाती हैं, यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन इनमें फिर भी पूरी तरह से प्योर मेटल नहीं निकलता, थोड़ा बहुत यहाँ पे इंप्योरिटीज रह ही जाती है। तो उनको हटाने के लिए हमको क्या करनी पड़ती है? रिफाइनिंग करनी पड़ती है। और आमतौर पे जो हम रिफाइनिंग करते हैं वो होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। कुछ जैसे कि कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब की सब मेटल्स ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद ही यहाँ पे इनका रिफाइनिंग हो पाता है। अब इनका रिफाइनिंग हम करते कैसे हैं, इस बात को ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोलिसिस करना है ना, एक बॉक्स लेंगे बड़ा सा, है ना, उसमें कुछ लिक्विड फॉर्म में भरा होगा, और यहाँ पे दो रॉड्स होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो नेगेटिव है इसको हम बोलते हैं कैथोड, जो पॉजिटिव है इसको बोलते हैं एनोड, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनको मिलजुला करके क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं भाई। अब आप इसमें क्या करते हो कि एनोड जो है, इम्प्योर मेटल जो है, उसको आप क्या करोगे? इम्प्योर मेटल को एनोड बना लोगे, और एक पतली सी स्ट्रिप ले लेना प्योर मेटल की, उसका आपको क्या करना है? कैथोड बना लेना है, ठीक है।
और फिर यहाँ पे आप जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हो तो जो भी ये है हमारा इम्प्योर मेटल के साथ में लगा हुआ जो भी हमारा मटेरियल है ओर है वो यहाँ पर है, तो जो भी हमारा सब इधर चिपक ना वो सब का सब इधर चिपकने लगता है। यही इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहलाता है। ठीक है। जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो सब की सब सॉल्यूशन में यहाँ पे घुल जाती हैं, और जो इनसॉल्युबल होती हैं वो जाकर के सेटल डाउन हो जाती हैं। अब इतना हो गया इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में। हाँ, यहाँ पर फिर से ध्यान देना कि जो प्योर मेटल की स्ट्रिप है उससे हम क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। जो इम्प्योर मेटल है उससे हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। ये आप चाहो तो एनोड ए, इम्प्योर आई, ये वॉवेल वॉवेल याद रखना कि यहाँ पर एनोड और इम्प्योर मेटल यहाँ पर आपस में एक साथ रहते हैं, और कैथोड और प्योर मेटल ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट याद रखना। कोरोजन क्या होता है भैया? कोरोजन यानी कि जो मेटल होती ना, मेटल इज बीइंग ईटन अवे। ठीक है, मेटल जब खत्म होने लगे तो उसी को हम कह देते हैं कोरोड हो रहा है मेटल। ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, तो आपको इसी वजह से इसी तरह से याद कर लेना। सिल्वर जब कोरोजन होता है तो सिल्वर क्या करता है, सल्फर से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सल्फर सिल्वर सल्फाइड। आपने मम्मी की जो पायल वगैरह होंगी उनको अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा उनका रंग अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर की हो जाती है। क्यों भाई? सिल्वर सल्फाइड बन गया है वहां पे। जो हवा में जो सल्फर है उससे रिएक्ट करते करते सिल्वर ने क्या बना लिया है, सिल्वर सल्फाइड। ऐसे तो यार ये सिल्वर बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कम रिएक्टिव है, बट स्लोली स्लोली ये सल्फर से थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करता ही रहता है और लास्ट में क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड। तो यहां पर इसका सिल्वर का कोरोजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्योर मेटल सिल्वर थी वो तो भैया कुछ और बन गया, अब तो सिल्वर यहाँ पे रहा ही नहीं आपके पास। कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है। क्यों? कॉपर ने रिएक्ट कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड से और क्या बना लिया, कार्बोनेट बना लिया भाई। ठीक है। और ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है कब, अगर वो कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है। जो शुरुआत में ब्राउन सरफेस का था, शुरुआत में कैसा होता है, ब्राउन ही तो होता है कॉपर, लेकिन अगर ग्रीन होने लगे तो इसका मतलब कि कॉपर कार्बोनेट वहां पे बनने लगा। आयरन में रस्टिंग जो होती है वो क्यों होता है, मॉइस्ट एयर से अगर आप उसको यहाँ पे एक्सपोज रखोगे बहुत टाइम के लिए तो वहां पर ब्राउन कलर की फ्लेकी सब्सटेंस यहाँ पे दिखने लगते हैं, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस दिखने लगता है। ये क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है भाई। और यही आयरन ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग हिंदी में कहते हैं। ठीक है। अब ये कोरोजन है तो है, ये कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं, क्योंकि मेटल जो हमने इतनी मेहनत से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, क्या क्या यहाँ पे दिमाग लगाए, बुद्धि लगाई कि इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, यहाँ पे कैल्सिनेशन कर लो, रोस्टिंग कर लो, यहाँ पर आप जो भी है इतनी सारी चीजें करते रहोगे, और फिर बाद में क्या हुआ, मेटल तो कोरोड होता जा रहा है। तो मेटल को बचाने की जरूरत है भाई, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन करना पड़ेगा। तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब आयरन की रस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपने यहाँ पे शायद पापा को देखा होगा, जो लोहे वाला कूलर होता है, अब तो ज्यादातर लोग यहाँ पे लोहे वाला कूलर यूज करते नहीं है, बट स्टिल जो लोहे के दरवाजे हैं उनमें ना पेंट करना पड़ता है। क्यों? यही कोरोजन बचाने के लिए। ऑयल लगा देते हैं लोग, क्यों? कोरोजन बचाने के लिए भाई साहब। ग्रीस लगा देते हैं, ये भी एक क्या तरीका है, कोरोजन बचाने का ही तरीका है। गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन का बताता हूँ अभी क्या है। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, इसमें एक और मेटल की परत चढ़ा देते हैं, जो जो हमारा जिस मेटल को हमको बचाना है उसके ऊपर कोई और मेटल परत चढ़ा देते हैं, तो ये गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्रोम प्लेटिंग कर देते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर देते हैं, इससे भी मेटल हमारा बच जाता है। एनोडाइजिंग कर देते हैं या फिर एलॉयज बना लेते हैं उसके, एनोडाइजिंग या फिर अलॉय बना देते हैं हम आयरन का, तो भी आयरन हमारा बच जाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन हमारा स्टील या फिर आयरन को बचाने का एक तरीका है। ठीक है। स्टील या आयरन को बचाने का तरीका है कैसे,
हम यहाँ पर स्टील या फिर आयरन के ऊपर जिंक नाम की एक मेटल का क्या करते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। अब जिंक या फिर आयरन, यहाँ पे जिंक का हमने लेयर चढ़ा दिया आयरन या स्टील के ऊपर, तो जब भी यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो पहले किससे करेगा, जिंक से करेगा, और हमारा अंदर का जो मेटल है वो सेफ बचा रहेगा, काफी समय तक यहाँ पे हमारा काम चलता रहता है। अब जिंक ना रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होता है, तो हमारा बचा रहता है भैया, धीरे धीरे रिएक्ट करता है तो काफी टाइम तक बचा रहता है हमारा आयरन जो है।